जय हिंद साथियों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जाम विधि में। और आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आ जाएंगे एक बार सभी। जैसे कि आपको पता है हमारी सुबह 8 बजे क्लास होती है राज्य दर्शन विशेष की। भैया किसकी होती है? राज्य दर्शन विशेष की होती है। और जो हमने पहला स्टेट उठाया था उसका नाम था उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का कल 1 पार्ट हम कर चुके हैं और आज पार्ट 2 में उत्तर प्रदेश को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो सभी एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे क्लास में और क्लास को सभी दोस्तों को एक बार जल्दी से शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे और आ जाएंगे जल्दी से। हम बात करेंगे आज जो भी महत्वपूर्ण चीजें होंगी उत्तर प्रदेश के बारे में, उन सभी छोटे छोटे पॉइंटों पर अच्छे से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग भैया सभी के लिए, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आ जाएंगे सभी के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आ जाओ एक बार जल्दी से सभी और उसके बाद करते हैं क्लास को कंटिन्यू। मनोज है, अनुज है, गौरव है, राखी है, सैड क्यून है, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी के लिए। तो आ जाओ एक बार, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और मैंने कल बता दिया था कि आज हम कौन कौन से पॉइंटों पर बात करने वाले हैं। भैया क्या करने वाले हैं कि आज हम कौन कौन से पॉइंटों पर बात करने वाले हैं। आपके जीआई टैग हो गए, रामसर साइट होगी, लोक नृत्य हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए। तो इन सभी पर आज हम बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्लास को कंटिन्यू। वेरी गुड मॉर्निंग सभी के लिए। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों के ऊपर। किसके ऊपर भैया? कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से राजकीय चिन्ह होते हैं, उनसे भी तुम्हारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जय माता दी, ओम निधि। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु है भैया। अब पशु क्या होता है? जिसके 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? पशु कहते हैं। तो राष्ट्र पशु क्या है उत्तर प्रदेश का? तो उसे कहते हैं हम बारहसिंगा। क्या कहते हैं दोस्त? बारहसिंगा कहते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु को। अब राजकीय पशु के बाद आगे बात करेंगे राजकीय पंछी के बारे में। तो राजकीय पंछी है हमारा उत्तर प्रदेश का सारस, और सारस का ही दूसरा नाम है क्रेन। क्या है भैया? सारस का ही दूसरा नाम है क्रेन। आगे चलेंगे, आगे आता है हमारा राजकीय फूल। तो राजकीय फूल क्या है? सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है पलाश, जिसका दूसरा नाम है टेसू। क्या है भैया? दूसरा नाम हमें देखने मिलता है टेसू। तो दूसरा नाम भी इसका ध्यान रखोगे। उसके बाद चलेंगे आगे, आगे आता है राजकीय वृक्ष। तो भैया राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। और ये अशोक जो है तुम्हारा, जो आपका फरवरी में यूपी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे आता है राजकीय फल। तो राजकीय फल क्या है भैया? सभी ने खाया होगा, मैंगो। मैंगो का मतलब होता है आम, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फल है। अब फल के बाद आगे चलेंगे, आगे आता है राजकीय खेल। अब राजकीय खेल क्या होगा? जो आपका राजकीय खेल उत्तर प्रदेश का होगा, जो हमारे भारत का नेशनल गेम है हॉकी, वही हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल भी है। तो क्या कहते हैं उसे? उसे बोलते हैं हम फील्ड हॉकी। तो फील्ड हॉकी उत्तर प्रदेश का राजकीय हो जाता है। और आगे आता है राजकीय मिठाई। तो सभी ने खाया होगा जलेबी। तो हाँ, जलेबी तो सबने खाया होगा ना प्रीति कुमारी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो राजकीय मिठाई क्या हो जाती है भैया? राजकीय मिठाई हो जाती है जलेबी। क्या हो जाती है? राजकीय मिठाई हो जाती है जलेबी। तो ये हो गए हमारे उत्तर प्रदेश के जो भी राजकीय चिन्ह थे उत्तर प्रदेश में, चाहे तुम्हारा पशु हो, फूल हो, वृक्ष हो, और चाहे तुम्हारा फल हो, खेल हो, मिठाई हो। तो ये हो गए हमारे उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह, ठीक है। तो आगे चलेंगे, आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एयरपोर्टों के बारे में, हवाई अड्डों के बारे में, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे आता है भैया, उससे पहले हम बात करेंगे प्रमुख रेलवे जोनों के बारे में कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में कौन कौन से रेलवे के मुख्यालय स्थित हैं, तुम्हारे जोन स्थित हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः तुम्हारे 2 रेलवे जोन पड़ते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है उत्तर मध्य रेलवे। क्या आता है दोस्त? उत्तर मध्य रेलवे आता है। और उत्तर मध्य रेलवे का
जो मुख्यालय है भैया वो है आपका इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तमान में प्रयागराज बोलते हैं। और जो दूसरा आता है वो आता है उत्तर पूर्व रेलवे। क्या आता है भैया? उत्तर पूर्व रेलवे, जिसका मुख्यालय आपका गोरखपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? गोरखपुर में। और आपको पता होगा कि गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है वह विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है। तो आप सभी कमेंट करके बताओगे कि वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आता है प्रमुख हवाई अड्डे। क्या आता है भैया? प्रमुख हवाई अड्डे। अगर हम बात करें प्रमुख हवाई अड्डों के बारे में, तो अगर वर्तमान की स्थिति से बात करें तो उत्तर प्रदेश में 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कितने हैं भैया? 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें से 4 तो पूर्णतः सुचालित हैं और एक तुम्हारा भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं इनके नाम भी नोट कर लोगे। सबसे पहला हो जाता है आपका चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि आपका लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ हमारे उत्तर प्रदेश की क्या है भैया? राजधानी। राजधानी। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आता है तुम्हारा लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है दोस्त? तो ये स्थित है आपका वाराणसी में। अब आगे नोट करेंगे। एक आता भैया वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है आपका? ये है अयोध्या में। राम की नगरी अयोध्या में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जिसका नाम है वाल्मीकि, और जो आपका चालू हुआ है 2024 में ही। उसके बाद आता है, एक आता है आपका कुशीनगर में भैया। कहां पर आता है? कुशीनगर में। और एक आता है आपका ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में, जिसका नाम जेवर एयरपोर्ट है। और ये आपका अभी चालू नहीं हुआ है। तो अगर कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो बताना है आपको कि भैया उत्तर प्रदेश में टोटल हवाई अड्डों की संख्या हो जाती है 5। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आता है, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के बारे में। क्या किसके बारे में बात करेंगे? जो भैया उत्तर प्रदेश के मेजर सिटी होंगे उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने आता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। क्या आता है भैया? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अब लखनऊ के बारे में हमारे लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उन सारी चीजों को हम समझेंगे और अच्छे से सभी नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ के बारे में। और भैया यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो लखनऊ की इमारतें हैं, रेलवे स्टेशन हैं, उन सभी को देख सकते हो। सबसे पहले अगर बात करें हम कि लखनऊ हमारा कौन सी नदी के किनारे है भैया, तो ये है आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहा किस नदी के किनारे स्थित है? अगर कोई आपसे पूछे कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है भैया, तो ये है आपका गोमती नदी के किनारे। इसे क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है लखनऊ को? जब आपके बड़े बूढ़े आपको बताते होंगे, पापा हो गए, बाबा हो गए, चाचा हो गए, कि लखनऊ को क्या कहा जाता है, तो लखनऊ को कहा जाता भैया नवाबों का शहर। आगे बात करेंगे, इसे एक नाम से और जाना जाता है, जिसे बोलते हैं हम गोल्डन सिटी। क्या कहते हैं भैया? इसे हम गोल्डन सिटी भी कहते हैं। आगे बात करेंगे, प्राचीन काल में यह अवध की राजधानी हुआ करता था। जो अवध वाला क्षेत्र हुआ करता था आपका, आपने सुना होगा 16 महाजनपदों के बारे में, उसमें से कुछ क्षेत्र की राजधानी आपका लखनऊ भी हुआ करता था। आगे बात करेंगे यहाँ पर क्या क्या स्थित है, तो भैया यहाँ पर बड़ा झमझमबाड़ा है, छोटा झमझमबाड़ा है, रूमी दरवाजा है, और यहीं पर आपका इकाना क्रिकेट स्टेडियम भी है, जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है। आपसे पूछ लेता है कि इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है भैया? क्या पूछ लेता है? इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है?
अब आप सभी बताओगे कि जो इकाना क्रिकेट स्टेडियम है इसका नया नाम क्या है, नया नाम क्या है इकाना क्रिकेट स्टेडियम का। तो सभी जल्दी से कमेंट करेंगे कि इकाना क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है। बताओ जल्दी से सभी एक बार कमेंट करके, जब तक आगे चलते हैं हम आगे बात करेंगे। आगे जो नेक्स्ट सिटी आता है हमारे पास वो आता है कानपुर। क्या आता है भैया, कानपुर आता है। और कानपुर को उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है आपका कानपुर को। अगर बात करें कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्त ये है आपका गंगा नदी के किनारे। आगे बात करेंगे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर। अब मैनचेस्टर क्या होता है, तो मैनचेस्टर एक यूके, एक इंग्लैंड का शहर है जो कि सूती वस्त्रों के लिए फेमस है। किसके लिए, सूती वस्त्रों के लिए फेमस है। और इसी के आधार पे जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहा जाता है आपका कानपुर को। लेकिन अगर कोई पूछे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, क्या पूछे भैया कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है आपका अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। ठीक है, आगे चलेंगे। इसे विश्व का चमड़ा शहर भी कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भारत में चमड़े के लिए बहुत ज्यादा फेमस है आपका वो है तुम्हारा कानपुर। तो इसे विश्व का चमड़ा शहर भी कहा जाता है। आगे चलेंगे, एलन प्राणी उद्यान तथा ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम यहीं पर स्थित हैं। ये ग्रीन पार्क वाला भी तुम्हारा कई बार पूछा गया है और यहाँ पर आपको इमेज में दिख भी रहा होगा ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम। क्या दिख रहा होगा भैया, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम दिख रहा होगा, जो कई सालों से इसमें कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला गया है तुम्हारा। ठीक है, चलें आगे। आगे आता है हमारा वाराणसी। क्या आता है भैया, वाराणसी आता है, जिसे हम काशी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काशी भी बोलते हैं। तो बात करेंगे वाराणसी के बारे में, तो भैया ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये भी तुम्हारा गंगा नदी के किनारे स्थित है। दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। जो भारत में वाराणसी स्थित है भैया, इसे दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। और जो 2023 में एससीओ की राजधानी थी, वो भी बेटा तुम्हारा क्या थी, वाराणसी ही थी। तो ये तुम्हारा करंट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपका ROARO का एग्जाम हुआ था। किसका हुआ था, ROARO का जो एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो चुका है, वो कहां पर पूछा गया था तुम्हारा, यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बात करते हैं, यहाँ पर काशी विश्वनाथ का मंदिर स्थित है, संकट मोचन हनुमान का मंदिर स्थित है, और यहाँ पर भारत माता का भी मंदिर स्थित है। ठीक है, आगे बात करेंगे, पार्श्वनाथ जैन जी का मंदिर है तुम्हारा, महात्मा गांधी काशी विश्व पीठ भी यहीं पर स्थित है। आगे बात करेंगे, इसे घाटों का शहर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तुम्हारा काशी से, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि घाटों का शहर किसे कहा जाता है भैया, किसे कहा जाता है घाटों का शहर, तो घाटों का शहर कहा जाता है आपका वाराणसी को, काशी को। आगे बात करेंगे, 1898 में यहाँ पर एनी बेसेंट ने सेंट्रल हेड कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, सेंट्रल हेड कॉलेज की स्थापना की थी वाराणसी में 1898 को एनी बेसेंट ने। आगे बात करेंगे, 1916 में मदन मोहन मालवीय ने यहाँ पर किसकी स्थापना की थी भैया, तो यहाँ पर की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो मदन मोहन मालवीय ने 1916 में काशी में ही बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वाराणसी ओम निधि, वेरी गुड। आगे बात करेंगे, आगे बात आता है हमारा प्रयागराज
और प्रयागराज को ही हम कहते हैं भैया इलाहाबाद। क्या कहते हैं? इलाहाबाद। तो सभी देखेंगे उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहा जाता है आपका इलाहाबाद को। अब न्यायिक राजधानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? आपका उच्च न्यायालय स्थित है भैया इलाहाबाद में। और जो खंडपीठ है आपका, क्या है भैया? खंडपीठ है वो है आपका लखनऊ में। कहाँ पर है दोस्त? लखनऊ में। तो इन चीजों को भी ध्यान रखोगे। आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। अगर कोई आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा शहर है जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो आपको आंख बंद करके बताना है कि भैया वो है आपका, क्या है? प्रयागराज। और प्रयागराज का ही दूसरा नाम हुआ करता था इलाहाबाद। आगे बात करेंगे, यहाँ पर आनंद भवन स्थित है, अशोक स्तंभ स्थित है, अल्फ्रेड पार्क भी स्थित है। अब अल्फ्रेड पार्क से आपको याद आना चाहिए भारत के वीर सपूत कहे जाने वाले चंद्रशेखर आजाद। भारत के वीर सपूत कहे जाने वाले चंद्रशेखर आजाद ने जब खुद को गोली मारकर शहीद किया था तो उस पार्क का नाम क्या था भैया? उस पार्क का नाम था आपका अल्फ्रेड पार्क। क्या था? अल्फ्रेड पार्क। आगे बात करेंगे, आगे इसी के बारे में और समझेंगे। आगे कुंभ मेला। क्या बेटा? कुंभ मेला हो चाहे तुम्हारा माघ मेला हो, यहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। किसका आयोजन? माघ मेला और कुंभ मेला का आयोजन आपका इलाहाबाद में भी किया जाता है। अगर हम बात करें कि कुंभ मेले का आयोजन, भारत में कितनी जगह पर किया जाता है, तो सभी कमेंट करके बताएंगे जल्दी से कि कुंभ मेले का आयोजन भारत में कितनी जगह किया जाता है और कौन कौन सी जगह किया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट। आगे बात करेंगे हम भैया आगरा के बारे में। किसके बारे में? आगरा के बारे में बात करेंगे हम कि किसने इसकी स्थापना की थी और क्या क्या यहाँ से और भी फैक्ट बन सकते हैं। सबसे पहले यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है आगरा शहर आपका। आगे बात करेंगे, इसकी स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी, जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ करता था। किसका शासक हुआ करता था? दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ करता था। उसके बाद यहीं पर क्या स्थित है भैया? यहीं पर ताजमहल स्थित है आपका, आगरा का किला स्थित है और सिकंदरा स्थित है तुम्हारा, और फतेहपुर सीकरी भी यहीं पर स्थित है आपका आगरा में। आगे पूछा जाता है, चीनी का रौधा, शीश महल, एतमा उद्दौला का मकबरा, ये सभी तुम्हारे पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित हैं? ये सभी तुम्हारे पर्यटन स्थल स्थित हैं आपके आगरा में, क्योंकि आगरा बहुत लंबे समय तक मुगल काल की राजधानी रहा है भैया। किसकी राजधानी रहा है? मुगल काल की राजधानी रहा है। आगे ये पूछा जाता है आपसे कि जो फरवरी माह में आपका ताज उत्सव मनाया जाता है वह कहाँ पर मनाया जाता है। और कई बार विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि जो ताज उत्सव मनाया जाता है आपका फरवरी माह में वह कहाँ पर मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका आगरा में। कहाँ मनाया जाता है? आगरा में ही मनाया जाता है भैया ताज उत्सव, क्योंकि ताजमहल आपका कहाँ पर है? तो ताजमहल स्थित है आपका आगरा में ही। चलें आगे। तो जल्दी से बताएं, यहां तक सारी चीज क्लियर हो तो बताएं एक बार सभी जल्दी से कमेंट करके। ठीक है, चलें आगे। आगे आता है हमारा, अब पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। किसके बारे में दोस्त? आगे पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश के जो भी फोक डांस होंगे, फोक डांसों के बारे में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के में। तो सबसे पहले आता है कथक। क्या आता है भैया? सबसे पहले आता है आपका कथक, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। क्यों हो जाता है इंपॉर्टेंट?
कि यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य है तुम्हारा कथक। और टोटल शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो कितनी है? तो उनकी संख्या है आपकी 8, जिनमें से एक हमारा उत्तर प्रदेश में भी है तुम्हारा, जिसे कथक कहा जाता है। ज्योति सुना, वेरी गुड मॉर्निंग। आगे बात करेंगे, आगे आता है रासलीला। और रासलीला कहाँ पर रचाई जाती है? तो कहाँ पर रचाई जाती है भैया आपकी रासलीला? तो रासलीला रचाई जाती है आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर रचाई जाती है? आपके उत्तर प्रदेश में रासलीला रचाई जाती है। तो आपका रासलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो जाता है। उसके बाद आता है रामलीला नृत्य। कौन सा आता है भैया? रामलीला नृत्य आता है। और नौटंकी कहाँ पर करी जाती है सबसे ज्यादा? नौटंकी कहाँ पर की जाती है सबसे ज्यादा? तो आपकी नौटंकी भी की जाती है उत्तर प्रदेश में। तो तीसरा हो जाता है आपका नौटंकी। उसके बाद चरकुला हो जाता है, और चरकुला के बाद हो जाता है आपका राई नृत्य। क्या हो जाता है? चरकुला के बाद हो जाता है आपका राई नृत्य। और सबसे ज्यादा जो प्रदेश वाले अपना ख्याल रखते हैं वह कौन से रखते हैं भैया? उत्तर प्रदेश वाले सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखते हैं। तो ख्याल नृत्य भी आपका उत्तर प्रदेश का हो जाता है। ठीक है ना? ठीक है, आगे चलें। आगे आता है हमारे पास, आगे हम बात करेंगे प्रमुख पर्व और उत्सवों के बारे में। इन्हें ही बोलते हैं हम त्योहार। क्या बोलते हैं? त्योहार। और जितने भी मेजर फेस्टिवल होंगे उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है आपका जो सबसे प्रमुख है कुंभ मेला। क्या आ जाता है भैया? कुंभ मेला आ जाता है। और कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? प्रयागराज में किया जाता है। और पूरे भारत में ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तो सभी नोट कर लोगे। सबसे पहले आता है आपका हरिद्वार। क्या आता है? हरिद्वार। उसके बाद आता है आपका प्रयागराज। क्या आता है? प्रयागराज। उसके बाद नंबर 3 पर आता है उज्जैन। क्या आता है भैया? उज्जैन आता है। और उज्जैन के बाद नंबर 4 पर आता है आपका नासिक। क्या आता है? नासिक। तो इन 4 जगहों पर भारत में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है भैया? कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा तो उसके पास उस शहर में कोई ना कोई नदी भी प्रवाह करती होगी, तो हमें ये नदी भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार में कौन सी नदी होगी भैया? यहाँ होगी आपकी गंगा नदी। क्या होगी? गंगा नदी। जब हम प्रयागराज में जाएंगे तो प्रयागराज में 3 नदी आकर मिलती हैं। एक जिसमें तुम्हारी गंगा होती है, यमुना होती है, और विलुप्त रूप में तुम्हारी सरस्वती भी मिलती है। तो जिसे कह देते हैं हम संगम। क्या कह देते हैं? तीनों नदियों का संगम कह देते हैं। उसके बाद आता है आपका उज्जैन और नासिक। नासिक में लगता है आपका गोदावरी नदी के किनारे। और उज्जैन में किस नदी के किनारे लगता है? आप सभी बताओगे। कौन बताएगा? आप सभी को बताना है कि उज्जैन में कौन सी नदी के किनारे आपका कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जल्दी से कमेंट कर देंगे एक बार। आगे हम बात करेंगे अब माघ मेला। किस मेले की? माघ मेला। और माघ मेला कहाँ पर लगाता है भैया? ये लगता है आपका प्रयागराज में। कहाँ पर लगता है? प्रयागराज में लगता है माघ मेला। आगे आता है गंगा उत्सव। क्या आता है दोस्त? गंगा उत्सव। और गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? वाराणसी में किया जाता है। क्योंकि जो आपका वाराणसी शहर है वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे आता है सुलह कुल उत्सव। क्या आता है? सुलह कुल उत्सव। और सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है दोस्त? तो इसका आयोजन किया जाता है आपके आगरा शहर में। किस शहर में किया जाता है? आगरा शहर में किया जाता है। आगे चलेंगे, आगे आता है कजरी महोत्सव। क्या आता है? कजरी महोत्सव आता है। और कजरी महोत्सव कहाँ पर किया जाता है भैया? मिर्जापुर में किया जाता है आपका कजरी महोत्सव। आगे चलेंगे, आगे आता है
आयुर्वेद महोत्सव। कौन सा आता है भैया? आयुर्वेद महोत्सव आता है। और आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है दोस्त? तो आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है आपके शहर झांसी में। कहाँ पर किया जाता है? आपके शहर झांसी में किया जाता है। आगे आता है ध्रुपद मेला। क्या आता है दोस्त? आगे आता है ध्रुपद मेला। और ध्रुपद मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है आपका? तो ये किया जाता है वाराणसी में। कहाँ पर किया जाता है भैया? वाराणसी में किया जाता है। लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो उज्जैन में कौन सी नदी के किनारे क्या लगता है? कुंभ मेला। किसी का आंसर नहीं आया, बात सभी बना लो। बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे लो, कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास, सब चले जाएंगे छोड़ छाड़ के। तो जो पूछा है ना उसका आंसर दिया करो, किसी को भी नहीं पता है, सभी के आंसर गलत हैं। तो यहाँ पर जो आपकी उज्जैन में नदी प्रवाह करती है उसे बोलते हैं हम क्षिप्रा नदी। क्या बोलते हैं भैया? क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में आपका क्या लगाया जाता है? तुम्हारा कुंभ मेला। ओम नदी रामेश्वर में, उज्जैन में। अरे रामेश्वर में कहाँ से आ गया कुंभ मेला? बेटा तुक्का मारने से कुछ नहीं होता कि रामेश्वरम। आगे आता है, आगे बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक संगीतों के बारे में। किसके बारे में भैया? प्रमुख लोक संगीतों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से संगीत उत्तर प्रदेश में बजाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है तुम्हारा सोहर। क्या आता है? सोहर। अब सोहर क्या है कि बच्चे के जन्म पर किया जाता है। क्या किया जाता है? बच्चे के जन्म पर गाया जाता है जो आपका सोहर संगीत होता है। क्या होता है? सोहर कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर। सुशील कुमार सर, क्षिप्रा नदी के किनारे। अब तो मैंने बता दिया ना, अब तो तुम्हें याद आ गया होगा। आगे आता है भैया कजरी। कजरी कहाँ पर किया जाता है आपका? तो अवध में किया जाता है कजरी। उसके बाद आता है रसिया। क्या आता है भैया? रसिया आता है। और रसिया कहाँ पर किया जाता है आपका? तो रसिया कहाँ पर किए जाते हैं? राधा और कृष्ण की भूमि किसे कहा जाता है? ब्रज क्षेत्र को। किसे कहा जाता है भैया? ब्रज क्षेत्र को कहा जाता है। भगवान कृष्ण और राधा की भूमि किसे कहा जाता है? ब्रज क्षेत्र को। और ब्रज क्षेत्र में ही आपका किया जाता है रसिया। क्या किया जाता है? रसिया। एक बार जल्दी से बताएं, क्या बफरिंग हो रही है? ठीक है, सही चल रही है क्लास, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे तुम्हारा ख्याल आता है। ख्याल भी एक उत्तर प्रदेश का लोक संगीत है। उसके बाद ध्रुपद आता है भैया। उसके बाद बिरहा आता है। बिरहा किसके द्वारा किया जाता है? तो बिरहा एक जनजाति होती है जिसे अहीर बोलते हैं भैया। आपने सुना होगा कि अहीर समुदाय से संबंधित जो संगीत है आपका, जो लोक संगीत है, वह क्या है तुम्हारा? तो वह उसका नाम है बिरहा। क्या है भैया? बिरहा किसके द्वारा किया जाता है आपका? तो ये किया जाता है अहीर समुदाय के द्वारा। किसके द्वारा? अहीर समुदाय के द्वारा। आगे चलेंगे, सभी क्लास कंटिन्यू चल रही हैं, ठीक है ना। आगे आता है चैती। क्या आता है दोस्त? आगे चैती आता है। और चैती कहाँ पर किया जाता है? जो अवध और मिर्जापुर में, अवध और मिर्जापुर वाले क्षेत्र में किया जाता है चैती। और आगे आता है आपका आला। आला क्या है? सभी ने सुना होगा, आला उदल। क्या सुना होगा? आला उदल सभी ने सुना होगा, उसी का दूसरा नाम होता है आला। नेटवर्क सभी सही है, ठीक है ना। एक बार जल्दी से बता देंगे क्लास ठीक चल रही है या नहीं। आगे बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के, आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। किसके बारे में भैया? टूरिस्ट प्लेस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? टूरिस्ट प्लेस के बारे में बात करेंगे जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे उत्तर प्रदेश के। बड़ा सही चल रही है एकदम क्लास। तुम ये बोल रहे हो नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं भी चेक करता हूँ एक बार। बफरिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक चल रही है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे हम पर्यटन स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा ताजमहल। क्या आता है दोस्त? ताजमहल। और ताजमहल कहां पर स्थित है? सभी बताएंगे जल्दी से।
तो बात करेंगे ताजमहल की। अगर बात करें हम ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था भैया, तो एक मुगल वंश का शासक हुआ करता था शाहजहां। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। लेकिन ताजमहल का जो निर्माण किया गया था उसकी बीवी मुमताज महल की याद में, उसका नाम क्या हुआ करता था? कोई बताएगा कि मुमताज महल का जो दूसरा नाम हुआ करता था, उसका मूल नाम हुआ करता था, वह क्या हुआ करता था? एक बार जल्दी से बता देंगे सभी। आगे बात करेंगे कि इसका निर्माण आपका जो हुआ था वो हुआ था 1661 से लेके 1648। लेकिन कहीं कहीं इसमें हमें 53 भी देखने को मिलता है। लेकिन जो मूलतः सभी पुस्तकों में मैंने पढ़ा है या देखा है वह तुम्हारा क्या देखा भैया, वो तुम्हारा 1648 ही देखने मिला है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे आता है वास्तुकार कौन थे ताजमहल के? क्या थे भैया वास्तुकार? तो इसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी तुम्हारे जो ताजमहल के वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है ना। और जो इसमें शैली का प्रयोग किया गया था भैया, वो किया गया था पित्राद्युरा शैली का। किसका? पित्राद्युरा शैली का जो प्रयोग किया गया था वह किया गया था आपका ताजमहल में। वह कौन सा राजा था जिसने अपनी बेटी की शादी की थी? मतलब ये कैसा क्वेश्चन हो गया कि वह कौन सा राजा था जिसने अपनी बेटी की शादी की थी? अपनी बेटी की शादी तो सभी करते हैं ना, कौन सा ऐसा राजा नहीं है जिसने अपनी बेटी की शादी नहीं की? तुम बता दो मुझे। मतलब कोई क्वेश्चन हो ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन हो तो वो बताया जाए। अब मैं इसमें क्या बताऊं तुम्हें कि वह कौन सा राजा था जिसने अपनी बेटी की शादी की थी? मतलब फालतू के क्वेश्चन। सुशील कुमार, वेरी गुड सर, आरजू मानो था। तो इसकी जो पत्नी थी तुम्हारी मुमताज महल, इसका नाम था आरजू मानो बेगम। क्या था? आरजूमंद बानो बेगम इसका मूल नाम था आपका, जो मुमताज महल हुआ करती थी। क्या नाम था? आरजूमंद बानो बेगम। बानो बेगम। तो इसे भी ध्यान रख लोगे। आज से ये नहीं बोलोगे कि मुमताज महल के लिए ताजमहल बनाया गया था। आज से सभी को बोलना है कि आरजो मंद बानो बेगम के लिए ताजमहल का निर्माण किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है आगरा का किला। क्या आता है भैया? आगरा का किला आता है। और आगरा का किला का निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 1565 से लेके 1573 तक। कहां पर? तुम्हारा अगर बात करें कि कब इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था दोस्त, तो 1983 में इसे यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद बात करें कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। अब आपको ध्यान रखना है कि आगरा का किला बोला है तो कहां पर स्थित होगा? तो ये स्थित होगा आपका आगरा में ही। दोस्त कहां पर स्थित होगा? तो आगरा में ही स्थित होगा आपका आगरा का किला। ठीक है, राज यादव, मुमताज महल मूल नाम आरजुमानो बन। वेरी गुड, आगे चलेंगे। आगे आता है हमारा फतेहपुर सीकरी। क्या आता है भैया? फतेहपुर सीकरी आता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1571 में अकबर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आगे बात करेंगे कि यह मुगल काल की राजधानी कब से कब तक रहा था तुम्हारा। क्या? जो फतेहपुर सीकरी था यह 1571 से लेके 1585 तक तुम्हारे जो मुगल काल में अकबर ने शासन किया था, तो अकबर ने इसे अपनी राजधानी कब से कब तक रखा था भैया? तो 1571 से लेके 1585 तक यह तुम्हारी अकबर की राजधानी रहा था, या कह सकते हैं हम मुगल काल की राजधानी रहा था। आगे बात करेंगे इसका निर्माण कब किया गया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे भी बनवाया गया था। क्या बनवाया गया था? बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है।
क्या है? दरवाजा है। कौन सा है? तो भैया ये बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है और कहां पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है आपका बुलंद दरवाजा। आगे बात करेंगे कि इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया था भैया? तो 1986 में जो आपका फतेहपुर सीकरी था इसे यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आता है हमारे पास सारनाथ। क्या आता है? सारनाथ आता है। और सारनाथ किसके लिए फेमस है बताओगे कोई? सारनाथ किसके लिए फेमस है बताओ, अगर किसी को पता हो तो। राज यादव, वेरी गुड। बताओ अगर किसी को पता हो तो सारनाथ किसके लिए फेमस है? ठीक है, तो आपने सुना होगा कि भगवान गौतम बुद्ध, कौन? जो भगवान गौतम बुद्ध हुए हैं, उन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वह कहां पर दिया था भैया? तो वो दिया था आपका सारनाथ में। कहां पर दिया था दोस्त? तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। तो अगर बात करें यह कहां पर स्थित है, यह आपका वाराणसी में स्थित है, गंगा तथा वरुणा नदी के किनारे। गंगा तथा वरुणा नदी के संगम पर स्थित है आपका सारनाथ। और सारनाथ के डियर पार्क में, किस पार्क में भैया? सारनाथ के डियर पार्क में ही गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामों में कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था भैया? तो वो दिया था आपका सारनाथ में और सारनाथ के डियर पार्क में। ठीक है, तो ध्यान रखोगे इन चीजों को। आगे चलेंगे। आगे आता है वृंदावन भैया। क्या आता है? वृंदावन स्थित है आपका कहां पर? मथुरा जिले में स्थित है और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि से संबंधित है। किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है आपका वृंदावन। यहाँ पर तुम्हारा बांके बिहारी मंदिर है, प्रेम मंदिर देखा होगा आपने, राधा बल्लभ मंदिर देखा होगा। तो ये सभी आदि मंदिर कहाँ पर स्थित हैं दोस्त आपके? तो ये सभी मंदिर आपके वृंदावन में स्थित हैं। आपका कौन सा मंदिर? बल्लभ मंदिर सही, प्रेम मंदिर सही तुम्हारा, चाहे तुम्हारा बांके बिहारी मंदिर सही। कहाँ पर स्थित हैं सभी? सभी वृंदावन में स्थित हैं। खुशबू पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम पर जाके देख लेना। ठीक है ना। आगे आता है नैमिषारण्य। क्या आता भैया? नैमिषारण्य आता है। और नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है? तो सीतापुर जिले में स्थित है आपका नैमिषारण्य, गोमती नदी के किनारे है। अब इसका संबंध किससे है? तो प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल कहा जाता है आपका नैमिषारण्य को। ठीक है ना। आगे चलेंगे। आगे आता है हमारा बड़ा झमझम बाड़ा। क्या आता है? बड़ा झमझम बाड़ा। और बड़ा झमझम बाड़ा कहाँ पर स्थित है भैया? तो बड़ा झमझम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका लखनऊ में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अगर निर्माण की बात करें तो निर्माण करवाया था मोहम्मद अली शाह ने। किसने करवाया था दोस्त? मोहम्मद अली शाह ने बड़े झमझम बाड़े का निर्माण कहाँ पर करवाया था? लखनऊ में करवाया था। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आता है प्रदेश की रामसर साइटों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में दोस्त? तो उत्तर प्रदेश की रामसर साइटों के बारे में बात करेंगे। तो टोटल रामसर की बात करें कि रामसर साइट टोटल कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो टोटल 10 रामसर साइट हैं आपके उत्तर प्रदेश में। और रामसर साइट होता क्या है तो इसके बारे में भी समझ लो कि 1971 में, कब भैया? 1971 में एक सम्मेलन होता है जिसे रामसर सम्मेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? रामसर सम्मेलन कहते हैं। रामसर सम्मेलन कहते हैं। और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका ईरान में। कहाँ पर हुआ था भैया? ईरान में हुआ था। किसके लिए हुआ था? जो हमारी आर्द्र भूमियां हुआ करती हैं, क्या हुआ करती हैं? जो हमारी आर्द्र भूमियां होती हैं, जो हमारी वेटलैंड्स होती हैं। अब वेटलैंड्स क्या होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा क्षेत्र
जो पानी से ढका रहता है। तो पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र, जमीन का ऐसा क्षेत्र जो पानी से ढका रहता है, उसे क्या कहते हैं भैया? हम उसे ही बोलते हैं आर्द्र भूमि। अब आर्द्र भूमियों में किस किस को शामिल किया जाता है? जैसे आपकी नदी हो गई, झीलें हो गई, तालाब हो गई, समुद्रों के किनारे हो गए, दलदले स्थल हो गए, इन सभी को किसमें शामिल किया जाता है? इन सभी को शामिल किया जाता है आपका आर्द्र भूमियों के अंतर्गत। और इन्हीं के संरक्षण के लिए 1971 में एक सम्मेलन किया जाता है आपका ईरान के रामसर शहर में, और इसे ही रामसर सम्मेलन कहा जाता है। और यहीं से एक सुझाव आता है कि आज से हम उन सभी आर्द्र भूमियों का संरक्षण करेंगे जो कि पूरे विश्व में जिस जिस देश में पाई जाती हैं। और देश पढ़ रहे हैं हम, भारत के निवासी हैं, और भारत में भी हम उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं। तो आज बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की रामसर साइटों के बारे में। सबसे पहले बात करें, सबसे पहले आता है भैया आपका बखीरा पंछी अभ्यारण्य। क्या आता है? बखीरा पंछी अभ्यारण्य। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका संत कबीर नगर में भैया। कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर में। आगे आता है हैदरपुर आर्द्र भूमि। हैदरपुर आर्द्र भूमि कहाँ पर स्थित है? बिजनौर में स्थित है हैदरपुर आर्द्र भूमि। आगे आता है नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य। नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है भैया? ये स्थित है आपका उन्नाव में। कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में स्थित है नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य। सौरभ कुमार, कुल रामसर साइट 75 हैं सर। बेटा तुम अपडेट नहीं हो, मुझे ऐसा लगता है। अपडेट नहीं हो तुम सौरभ कुमार, अपडेट नहीं हो तुम। वर्तमान में कुल रामसर साइटों की अगर बात करें हम भारत में, तो दोस्त उनकी संख्या हो चुकी है 80। कितनी हो चुकी है? 80। अगर आप ऐप में पढ़ते होंगे मुझसे स्टैटिक जीके, तो मैंने वहां पर स्टैटिक जीके में तुम्हारा रामसर वाला टॉपिक पढ़ाया है, और उसमें 3 से 4 क्लास पढ़ी हुई हैं आपकी। वहां पर मैंने जो 2024 में 5 रामसर साइट जोड़ी गई हैं आपकी भारत की, उन सभी को लिखवाया है और सभी को करंट से भी अपडेट कराया है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमें करंट से सारी चीजों को रिलेट करना पड़ेगा, और करंट से सारी चीजों को अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, पुरानी स्टैटिक जीके पढ़ने से आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो स्टैटिक जीके ऐसी पढ़ो जहां पर करंट से रिलेट करके सारी चीज अपडेट करके आपको पढ़ाई जाए। ठीक है, आगे आता है भैया पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है दोस्त? ये स्थित है आपका गोंडा में। कहां पर स्थित है? गोंडा में स्थित है आपका पार्वती अर्गा। आगे आता है सनम पंछी अभ्यारण्य। क्या आता है? सनम पंछी अभ्यारण्य। और सनम कहां पर मिलने जाता है मेन से? तो मैनपुरी में मिलने जाता है सनम, मैनपुरी। ठीक है, आगे आता है सांडी पंछी अभ्यारण्य। क्या आता है? सांडी पंछी अभ्यारण्य आता है, जो कि आपका हरदोई में पड़ता है भैया। कहां पर पड़ता है? हरदोई में पड़ता है। आगे आता है सरसई नावर झील। सरसई नावर झील की बात करें तो सरसई नावर झील स्थित है आपकी इटावा में दोस्त। कहां पर स्थित है? इटावा में स्थित है। आगे बात करेंगे सुर सरोवर। सुर सरोवर, और सुर का मतलब होता है राजा। ठीक है, और राजा कहाँ निवास करते थे? आगरा में। आगे आता भैया ऊपरी गंगा नहर। क्या आता है? ऊपरी गंगा नहर आता है। और उसके बाद आता है समसपुर। क्या आता है भैया? समसपुर। और समसपुर कहाँ पर स्थित है आपका? तो समसपुर स्थित है आपका रायबरेली में। तो ये हो जाती हैं आपकी रामसर साइट। क्या हो जाती हैं? उत्तर प्रदेश की रामसर साइट हो जाती हैं। आगे चलेंगे, आगे आता है आगे आते हैं उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व। क्या आते हैं भैया? उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व। तो उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो उत्तर प्रदेश में एक है तुम्हारा दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि स्थित है आपका लखीमपुर खीरी में। कहां पर स्थित है भैया? लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा टाइगर रिजर्व। और लखीमपुर खीरी को ही कहा जाता है यूपी का सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला। ठीक है, आगे एक और है तुम्हारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कौन सा है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि तुम्हारा पीलीभीत में ही स्थित है। तो 2 टाइगर रिजर्वों को ध्यान रखना है तुम्हारा। पहला हो जाता है दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि तुम्हारा लखीमपुर खीरी में स्थित है। उसके बाद दूसरा हो जाता है तुम्हारा
पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि तुम्हारा पीलीभीत में ही स्थित है। आगे बात करेंगे हम यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को में शामिल उत्तर प्रदेश के कौन कौन से स्थल ऐसे हैं जिन्हें भैया आपका यूनेस्को में शामिल किया गया है? किसमें शामिल किया गया है? यूनेस्को में। तो कितने स्थल हैं उत्तर प्रदेश के? तो 3 ऐसे स्थल हैं जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है। सबसे पहले आता है तुम्हारा आगरा का किला। क्या आता है दोस्त? आगरा का किला आता है। उसके बाद आता है आपका ताजमहल। क्या आता है भैया? ताजमहल आता है। और ताजमहल के बाद आता है फतेहपुर सीकरी। अब इनकी डेट भी ध्यान होना चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आगरा का किला। तो आगरे के किलों को कब शामिल किया गया था? तो 1983 में इसे शामिल किया गया था यूनेस्को में। उसके बाद ताजमहल को भी 1983 में ही शामिल किया गया था भैया। कब शामिल किया गया था? 1983 में आगरा का किला और ताजमहल को शामिल किया गया था। और इसके साथ एक और था आपका अजंता की गुफाएं। किसको शामिल किया गया था? अजंता की गुफाओं को भी शामिल किया गया था। अगर आगे बात करें फतेहपुर सीकरी की, तो इसे शामिल किया गया था 1986 में। कब शामिल किया गया था भैया? 1986 में शामिल किया गया था फतेहपुर सीकरी को। ठीक है। आगे बात करेंगे प्रमुख जनजातियों के बारे में। इसके बारे में जो मेजर ट्राइब्स होती हैं उत्तर प्रदेश की, उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले आती है हमारी थारू जनजाति। कौन सी आती है? सबसे पहले आती है हमारी थारू जनजाति। क्या आती है भैया? तो सबसे पहले आती है हमारी थारू जनजाति। और थारू जनजाति यूपी में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। कैसी है? अगर कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी जनजाति है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो भैया उसका नाम है आपका थारू। क्या नाम है? उसका नाम है थारू। और यह कहाँ पर निवास करती है? जो गोरखपुर का तराई वाला क्षेत्र है, वहां पर निवास करती है आपकी थारू जनजाति। आगे बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। जो हमारे यहाँ पर जो हिंदुओं में एक त्योहार मनाया जाता है आपका दीपावली भारत में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन दिवाली को जो थारू जनजाति होती है वह किसके रूप में मनाती है भैया? तो शोक के रूप में मनाती है। किसके रूप में मनाती है? शोक के रूप में मनाती है। और ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है। ठीक है। आगे बात करेंगे जो अन्य जनजाति आती हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें से बोक्सा है आपकी, महागीर है भैया, सहरिया है और बोंगा है। तो जो आपकी महागीर जनजाति है यह इस्लाम धर्म को मानने वाली जनजाति है। कौन सी जनजाति है? मुस्लिम धर्म को मानने वाली जनजाति है आपकी महागीर। तो ये भी ध्यान रख लोगे कि ऐसी कौन सी जनजाति है उत्तर प्रदेश की जो कहीं ना कहीं इस्लामिक धर्म को क्या करती है? फॉलो करती है। तो उसका नाम हो जाती है भैया महागीर। क्या हो जाता है? महागीर उसका नाम हो जाता है। आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के बारे में कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन कौन से संस्थान हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो सबसे पहले आ जाता है केंद्रीय औषधि संस्थान। क्या आ जाता है भैया? केंद्रीय औषधि अनुसंधान आ जाता है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका लखनऊ में भैया। कहाँ पर स्थित है दोस्त? तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। कहां पर स्थित है? लखनऊ में। आगे बात करेंगे, आगे आता है हमारे पास केंद्रीय विश्व शोध संस्थान। क्या आता है? केंद्रीय विश्व शोध अनुसंधान। अब आपको पता चल गया कि औषधि किसके प्रयोग में की जाती है। अगर मान लो ये लड़की है कोई, क्या है? ये लड़की है कोई। अब कौन है ये लड़की? कौन है ये लड़की? सैड क्यून। कौन है? ये है भैया सैड क्यून। सैड क्यून। अब होता क्या है कि सैड क्यून गलती से क्या खा लेती हैं भैया? सैड क्यून गलती से जहर खा लेती हैं, विष खा लेती हैं। ठीक है ना? कोई अपने ऊपर मन लेना, खाली समझा रहा हूं मैं।
ठीक है, क्या खा लेती हैं, जहर खा लेती हैं, और जहर खा के ये कहाँ चली जाती हैं, लखनऊ जाती हैं। क्या जाती हैं, लखनऊ जाती हैं, और लखनऊ में जाके एक डॉक्टर मिलते हैं इन्हें, हम दो हमारे दो। कौन मिलते हैं, दो डॉक्टर मिलते हैं, हम दो हमारे दो के नाम से। और डॉक्टर लखनऊ में इनसे क्या बोलते हैं कि तुम औषधि खा लो हमारी। क्या खा लो, तुम औषधि खा लो और ठीक हो जाओगी। क्या खा लो, औषधि खा लो, ठीक हो जाओगी। और जो आपकी सैड क्यून है, ये हम दो हमारे दो की औषधि खा लेती हैं और एकदम ठीक हो जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम विष की बात करें या औषधि की बात करें, दोनों ही अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित हैं दोस्त, तो दोनों ही अनुसंधान केंद्र स्थित हैं आपके लखनऊ में। कोई भी अपने ऊपर मन लेना, खाली समझाइए ये चीजें, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे आता है केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान। तो केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान भी आपका भैया लखनऊ में स्थित है। और जब सैड क्यून एकदम बढ़िया हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं, तो उसके बाद लखनऊ में ही बैठ के क्या खाती हैं, गन्ना खाती हैं। क्या खाती हैं भैया, गन्ना खाती हैं, ठीक है। उसके बाद सैड क्यून कहाँ पर जाती हैं भैया, सैड क्यून चली जाती हैं आपकी कानपुर में। कानपुर में क्या करने जाती हैं, दाल खाने जाती हैं। तो दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाता है आपका, कानपुर में हो जाता है दाल अनुसंधान केंद्र। उसके बाद क्या होता है कि यह कानपुर में जाके जो सैड क्यून है कानपुर में चली जाती हैं। जब यह कानपुर में जाके क्या खाती हैं भैया, दाल खाती हैं, तो दाल के साथ इन्हें बहुत ज्यादा मिर्ची लग जाती हैं। क्या लग जाता है, बहुत ज्यादा मिर्ची लग जाती हैं। तो यह मिर्ची को बंद करने के लिए कानपुर में ही क्या खाती हैं भैया, चीनी खाती हैं। क्या खाती हैं सैड क्यून कानपुर में, चीनी खाती हैं। और चीनी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है आपका भैया, तो कानपुर में ही स्थित है आपका चीनी अनुसंधान केंद्र। तो ये हो गए जो भी अनुसंधान थे हमारे उत्तर प्रदेश के। और लास्ट में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बचा है हमारा उत्तर प्रदेश के जीआई टैग। क्या बचा है दोस्त, उत्तर प्रदेश के जीआई टैगों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि जीआई टैग होता क्या है, कब से देना स्टार्ट हुआ था, इसका अधिनियम कब आया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम जीआई टैग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्त इसका जो अधिनियम आया था, जो इसका एक्ट आया था, वो आया था आपका 1999 में। क्या आया था, 1999 में आया था। और इसको हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेत। भौगोलिक संकेत, क्या बोलते हैं, भौगोलिक संकेत बोलते हैं। और भौगोलिक संकेत क्या होता है, जैसे कोई क्षेत्र है, वहां की कोई चीज बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसे चिन्हित करने के लिए उसे जीआई टैग दे दिया जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो आपका जीआई टैग दिया जाता है ये कितने समय के लिए दिया जाता है भैया, तो ये दिया जाता है आपका 10 साल के लिए। कितने साल के लिए दिया जाता है दोस्त, 10 साल के लिए दिया जाता है। जो प्रथम जीआई टैग दिया गया था आपका, वो दिया गया था 2004 में। और किसे दिया गया था, तो इसे भी नोट कर लोगे कि जो प्रथम जीआई टैग मिला था, जो फर्स्ट जीआई टैग दिया गया था, वो दिया गया था आपका भैया दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और दार्जिलिंग कहां पर स्थित है दोस्त, ये स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। कहां पर स्थित है भैया, पश्चिम बंगाल में स्थित है आपका दार्जिलिंग, ठीक है ना। और डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है आपका सिडनी शहर। कौन सा शहर, सिडनी शहर आपका डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। तो इसको भी ध्यान रखना है सभी को। अब बात करेंगे हम कि कौन कौन से जीआई टैग हैं जो कि उत्तर प्रदेश के हमें याद रखने हैं भैया। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका गोरखपुर का टेराकोटा। क्या आता है, गोरखपुर का टेराकोटा इंपोर्टेंट हो जाता है। चुनार का बलुआ पत्थर है तुम्हारा। तो मैं वही लेके आया हूं जो आपके एग्जामों में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, फालतू का कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे आता है कन्नौज का इत्र। कन्नौज का इत्र आपने सुना होगा, आपके घर वाले बताते होंगे कि कन्नौज को क्या कहा जाता है, खुशबुओं का शहर कहा जाता है। तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। वह किसके लिए फेमस है भैया, वो इत्र के लिए फेमस है, वह सेंट के लिए फेमस है। इसीलिए आपका कन्नौज को कहा जाता है खुशबुओं का शहर। क्या कहा जाता है, खुशबुओं का शहर कहा जाता है। लखनऊ का चिकन शिल्प, क्या है, लखनऊ का चिकन शिल्प। और लखनऊ का घरदोजी नहीं है,
ये है आपका लखनऊ का दार-जो-दी, ठीक है। आगे आता है मेरठ की कैंची, ठीक है ना। मेरठ वालों की जीभ बहुत तेज चलती है, किसकी तरह चलती है, कैंची की तरह चलती है, तो यहां से ध्यान रख सकते हो। आगे आता है भैया आपका, आगे आता है सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल। क्या आता है, काला नमक चावल आता है सिद्धार्थनगर का। कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि जो काला नमक चावल है वह कहाँ के लिए फेमस है और उसे कब जीआई टैग दिया गया था। एक आता है तुम्हारा निजाम कली के मिट्टी के बर्तन, निजामाबाद के मिट्टी के बर्तन, तो इन्हें भी ध्यान रखोगे। तो ये हो जाते हैं आपके जीआई टैग भैया, क्या हो जाते हैं, जीआई टैग हो जाते हैं। तो आज हमने पूरा उत्तर प्रदेश कंप्लीट कर लिया है भैया, क्या कर लिया है, जो हमारा यूपी था वह पूरा कंप्लीट हो गया है। और एक बार जल्दी से बताएं कि मजा आया ना पढ़ने में, एक बार जल्दी से बताएं सभी, कैसी लगी सभी को क्लास, एक बार जल्दी से बताएंगे। और जल्दी से बताएंगे कि कल कौन से स्टेट पर बात करें हम, कल कौन सा स्टेट पढ़ना चाहोगे, नेक्स्ट कौन सा राज्य पढ़ना चाहोगे, जल्दी से बता दो एक बार सभी। तो बताओ जल्दी से कल कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मतलब कौन सा राज्य पढ़ना है कल सभी को। वेरी नाइस क्लास, सैड क्यों, थैंक यू। ठीक है, ये पीडीएफ सभी को कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तुम्हारी जो एग्जाम विधि का ऑफिशियल टेलीग्राम है या तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मिल जाएगी तुम्हें इसकी पीडीएफ, ठीक है। तो वहां से भी पढ़ सकती हो सभी। और जल्दी से बताएं कि नेक्स्ट कौन सा राज्य पढ़ाएं कल। तो सभी अपने अलग अलग आंसर दे रहे हो, तो सभी को एक काम करना है, जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो, क्या हो, जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो सभी को कमेंट बॉक्स में, किसमें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कल कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे या कल कौन सा राज्य पढ़ेंगे, कल कौन सा राज्य पढ़ें, कल कौन सा राज्य पढ़ना है। तो इन्हीं सभी चीजों के ऊपर हम कल बात करेंगे किसी नए राज्य को लेके। और सभी को क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कल कौन से राज्य के ऊपर हम बात करें, ठीक है ना। अगर जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे हम कल उसे ही टॉपिक को उठा लेंगे। अगर किसी ने वोट नहीं किया तो फिर मैं अपनी मर्जी के अनुसार पढ़ाऊंगा, ठीक है। मिलेंगे सभी नेक्स्ट क्लास में। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करा करो, जोड़ा करो लाइव क्लास में, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। सभी के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।